हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेरा लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे क्वेश्चन वहाँ आए थे, मॉक के लेवल में एग्जाम का लेवल क्या था, हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो मेरा एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। लास्ट ईयर जो पीओ मेंस हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। यूजुअली जो क्लर्क के एग्जाम होते हैं उसके मेंस 2-3 शिफ्ट में होते हैं, बट ऐसा था कि इसमें पीओ मेंस भी हुआ था। तो मेरा जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि एग्जाम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, जो यूजुअल जो उसका टाइम था उसमें नहीं स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 1 आवर लेट था। तो वहीं से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। और एग्जाम जब स्टार्ट हुआ हमारा तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन की जो स्क्रीन आती है उसमें सारा लिखा रहता है कि कौन से सब्जेक्ट किस ऑर्डर में ओपन होंगे। तो जो सब्जेक्ट का ऑर्डर था मैं बता देती हूँ। रीजनिंग था, देन जीए था, देन इंग्लिश था, देन क्वांट, देन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट लास्ट में था। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि 2 सेक्शन थे सब में। तो जो इंस्ट्रक्शन वाली स्क्रीन आती है उसको आप अच्छे से पढ़ना, वहीं पे लिखा रहता है कि सेक्शन में कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वहीं पे लिखा था कि सेक्शन ए में जो मार्क्स होंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कैसे करने हैं। और इस बार की मैं बात करूँ कि जो पैटर्न चेंज हुआ है तो आई थिंक सब में ही 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो स्क्रीन को आप प्लीज अच्छे से पढ़ना, तो वहाँ आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स का क्या अटेम्प्ट करना है, कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जब रीजनिंग ओपन हुआ तो रीजनिंग में 2 मार्क्स में पजल आई थी, 1 मार्क्स में भी पजल आई थी। 1 मार्क के क्वेश्चन में मैं बात करूँ तो क्रिटिकल के क्वेश्चन 2-3 आए हुए थे। क्रिटिकल लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नहीं आया था, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन ही आए थे। और उसके बाद मिसलिनियस के क्वेश्चन आए थे। आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग आई थी, सिलॉक्स वाली, इनइक्वालिटी वाली भी आई थी। और उसके बाद पजल्स आई थी। तो पजल्स भी अच्छी लेवल थी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, अगर आप बनाओगे तो बन जाएगी। मैंने क्या क्या किया था, मैंने आई थिंक 19 या 20 मार्क्स का रीजनिंग अटेम्प्ट किया था। और मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे, 30 मार्क्स तक का अटेम्प्ट हो सकता था। लोगों ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए थे। लेकिन मेरी क्या मिस्टेक हो गई, जो 2 मार्क्स वाली पजल थी उसको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बन जाएगी, पर उससे पहले मुझे लगा कि मैं 1 मार्क वाले अटेम्प्ट करती हूँ। उस पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। और जो 2 मार्क्स वाली पजल थी वो ईजी थी, वो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करी थी और उसमें 10 मार्क्स सीधे ही मिल रहे थे। तो वो वाली पजल ना मुझसे स्किप हो गई और लास्ट में मैंने उसको देखा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 19 या 20 ही थे, जो कि कम थे, और भी अच्छे हो सकते थे। मतलब आप 30 मार्क्स तक अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में, या उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसा लेवल लास्ट ईयर का आया था। उसके बाद मैं बात करती हूँ जीए की। तो जीए भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो अब लोगों को ऐसा लगेगा कि जीए में 14-15 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जब सेक्शनल कट ऑफ ही 2-3 मार्क्स जाता है तो आप समझ सकते हो। तो मैंने प्रिपेयर किया था तो जीए मुझे उस लेवल की हार्ड नहीं लगी। मतलब जीए देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। देखे हुए क्वेश्चंस लग रहे थे, डुएबल साइड पे थे। तो मैंने आई थिंक 18 या 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 14 एकदम राइट थे। 2-4 में मैं डाउट में थी कि क्या होगा क्या होगा, तो 50-60% थे। तो 2-4 क्वेश्चन मैंने वैसे अटेम्प्ट कर दिए थे। लेकिन लास्ट ईयर जीए में सारे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे, तो एक ही सेक्शन उसमें था, ऐसा कुछ भी नहीं था सेक्शन ए सेक्शन बी। लेकिन इस बार मार्किंग स्कीम चेंज हुई है तो होपफुली जीए में भी 2 सेक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। जीए में कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिले, 10-15 क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट वाले मिल सकते हैं, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे। फिलअप वाले भी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 2-2 चीजें एक साथ ही पूछ लेता है एक क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जीए में मिल जाएंगे। डुएबल साइड पे रहते, क्वेश्चन बहुत बड़े रहते हैं, उसमें पूछता लास्ट वाली लाइन में एक छोटी सी चीज है, लेकिन हम देख के ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, पर वो पूरी डिटेल दे देता है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद छोटा सा पूछ लेता कौन सा ईयर में हुआ या कितने परसेंट हुआ। तो आप क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप लास्ट में उसकी लाइन देखना कि लास्ट में वो छोटी सी चीज ही कुछ पूछता है उसके बारे में। 2 लाइन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी डबल फिलअप भी रहते हैं कि 2 चीजें एक साथ पूछ ली, जैसा मैंने बताया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाले आते हैं जिसमें ओनली 1, 2 ऐसे करके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जीए का पैटर्न रहता है। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी मेरी शिफ्ट में, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, फिर भी मुझे इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड साइड में लग रही थी ज़्यादा, क्योंकि जो पैसेज था वो भी इन्फ्रेंस बेस्ड था, ऐसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं था उसमें। और साथ में मैंने अटेम्प्ट भी उतने नहीं किए थे जितने मैं यूजुअली मॉक में करती हूँ। इंग्लिश में मैंने आई थिंक 27 या 26 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था, जिसमें मुझे ये था कि 23 मार्क्स तक आ जाएंगे, बट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन वहाँ भी मार्क्स डिक्रीज हो गए थे। और इंग्लिश में मैं बात करूँ कि आया क्या क्या था, तो पैसेज आए थे इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्लोज टेस्ट आता है, उसके बाद एरर डिटेक्शन आता है, कभी कभी आपको डबल फिलअप भी आता है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कि ये 2 वर्ड सेम है तो इससे मिलते जुलते कौन से वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन जैसे आप मॉक में यूजुअली देखते हो वैसा ही क्वेश्चन आते हैं वहां भी। एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि हमें इजी क्वेश्चन भी वहां जाके हार्ड लगने लगते हैं। ये सारे सेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में, सारे सेक्शन में ऐसा होता है कि जो हम घर पे इजिली बना लेते हैं वहां जाके ऐसा लगता है कि ये भी हमसे नहीं हो रहा। सिली मिस्टेक बहुत करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वांट की। तो क्वांट तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है, मेंस लेवल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लास्ट ईयर ये भी हुआ था कि जो आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट है वो सिर्फ 9 दिन पहले आया था। तो मेंस के लिए मैं ऐसा था, मैं डाउट में थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हालांकि मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी थी। और क्वांट ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट वहां जाके भी देखने को मिला कि जब क्वांट ओपन हुआ तो मैंने 1 मार्क्स वाले ज्यादा क्वेश्चन पहले देखने की कोशिश की कि इसमें क्या क्या मैं कर सकती हूँ। तो वहां मैंने देखा, तो वहां आई थिंक क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आए थे, मैच द कॉलम फॉर्म में वो आए
आए हुए थे कि मतलब क्वाड्रेटिक एक तरफ इक्वेशन लिखी थी, एक तरफ उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था, फिर उससे क्वेश्चन बोल रहा था कि पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उनके रूट निकालो, फिर उनको मैच करो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे करके 3 क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन शायद एज वाले भी आए हुए थे वहां पे, तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करने का ज्यादा ट्राई नहीं किया। मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो मुझे पहले लगा कि ये तो बहुत ही टफ होंगे, ये तो मुझसे बनेंगे नहीं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी डीआई थी, आई थिंक उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो अच्छे से बन रही थी। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे वो डीआई के, और सीधे आपको वहां से 10 नंबर मिल रहे थे। बट मैंने क्या किया कि पहले मैंने 1 मार्क में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद में जब वो डीआई करने गई तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, फिर भी मैंने सोचा कि जब उसको करने लगी तो मुझे डुएबल साइड में लग रही थी, ऐसा लग रहा था बन जाएगी। क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो मुझे ऐसा था जल्दी करना, तो मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मैंने पूरी डीआई सॉल्व कर ली। अब जब मैं आंसर करने लगी ना तो आई थिंक लास्ट के साथ 5 या 6 मिनट्स बचे हुए थे, डीआई को 15 to 20 मिनट सॉल्व किया, मेरी सारी वैल्यूज आ गई, मैं बहुत खुश कि अच्छा हुआ 10 मार्क्स की डीआई सीधे बन गई है ये वो। लेकिन जब मैं उसके क्वेश्चन करने गई तो मेरे आंसर ही मैच नहीं हो रहे हैं, एक भी आंसर मेरे मैच नहीं कर रहे थे कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी, और उसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन थी, मतलब ऐसी भी नहीं थी कि बहुत थी, लेकिन हाँ मेंस लेवल के हिसाब से तो थी, तो मैं उसको बार बार चेक करने लगी और मैं इतना ज्यादा पैनिक कर गई ना, मुझे वो सीधे कैलकुलेशन आई थिंक प्लस माइनस में एक छोटी मिस्टेक थी, उससे ही पूरी वैल्यू ला रही थी, और वो मैंने शायद माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो मैंने किया तो वो आंसर ही नहीं आया उससे, वो पूरी मेरी डीआई स्किप हो गई। और इतना रिग्रेट हुआ उसके बाद मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 2 मार्क्स वाले पहले क्यों नहीं देखे, इसको अगर मैं पहले अटेम्प्ट करती तो शायद मैं और अच्छा कर सकती थी, पहले से उस डीआई को करती तो 10 मार्क्स वहां से इजिली इंक्रीज हो जाते और अच्छे मार्क्स आते, और जो क्वांट में मैंने ब्लंडर किया था वो नहीं होता, और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी हो गया तो बहुत बुरा हो गया कि मतलब एक बार तो डीआई भी स्किप हो गई, दूसरे बाद नॉर्मलाइजेशन भी हो गया, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आके और पूरा ब्लंडर हो गया। उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा डिस्क्रिप्टिव पे भी पड़ा, हालांकि मैंने सोचा कि मैंने इतने क्वेश्चन तो क्वांट में कर ही लिए कि सेक्शनल निकल जाएगा, बट मुझे उस समय नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव को अटेम्प्ट करने का पूरी कोशिश की, मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। आई थिंक जो एसे आता है वो 300 to 350 वर्ड्स का आता है, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया था, मतलब उसके आसपास की लिमिट लिख दी थी। उसके बाद लेटर था वो 200 to 250 का था आई थिंक, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन वो जो एक होता है ना कि उसके पहले का पेपर अगर अच्छा चला जाएगा, क्वांट के बाद डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव आया था, तो वो दिमाग में तो चल ही रहा था कि वो पूरा स्किप हो चुका है, पता नहीं क्या होगा एंड ऑल, बहुत सारी चीजें थी। अगर शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो वो वहां से वो जो सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था वो हो जाता। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको सारी कीज वहां जाके चेक करनी है एग्जाम में कि कहीं कोई ऐसी की तो नहीं है जो वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो जब आप पासवर्ड एंटर करते हो ना एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, वहां पे आप सारी कीज एक बार दबा के चेक कर लेना, बैक स्पेस काम कर रहा है, सारे अल्फाबेट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्पेस बार कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद तो आप कीबोर्ड टच नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जाम लॉक हो जाता है, लेकिन हाँ पहले कर सकते हो, वहां पे एग्जाम लॉक नहीं होगा। तो कीज चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वांट के बाद जैसे डिस्क्रिप्टिव ओपन हुआ सब टाइप करना स्टार्ट कर देते, एक तो इतनी खटखट की आवाज आती है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है, साथ में कोई की काम नहीं करती, तो वहां पे वो आएंगे उसको रिप्लेस करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और साथ में हमारे क्या ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हम अच्छा कर सकते थे वो भी वहां पे वो खराब हो जाता है, तो इसलिए आपको पहले ही चेक करनी है। और डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस कैसा होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि वहां पे कैसे ओपन होता है, माउस काम करता है या नहीं करता है, स्पेस बार काम करता है, बैक स्पेस, बहुत सारी चीजें हैं नेट में, आपको एक डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको करना है, या आपको कैसे चेक करना है, एरर ठीक करनी है तो कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस बार आपको पता ही होगा कि सारे सेक्शंस की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। रीजनिंग में 10 मिनट्स कम हो गए हैं, जो यूजुअली 60 मिनट का रहता था वो 50 मिनट्स हो गया है, क्वांट में भी कम हो गया है, इंग्लिश तो सेम है, जीए में भी कम हो गया है, अभी थोड़ा मार्क्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम आईबीपीएस पीओ मेंस दे रहे होंगे, तो आई होप आपको एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कि कैसा एग्जाम आता है या क्या आता है। मॉक के लेवल से और एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता ही है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं एक्जैक्टली लेवल रहता है, पर हाँ आसपास रहता है, और जो इस बार सारे ही मॉक है उनका लेवल अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कौन सा मॉक हमको फॉलो करना चाहिए। लेकिन एग्जाम इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि वहाँ पे जो लेवल है वो इजी भी हमें थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में लगने लगता है, क्योंकि हमसे सिंपल चीजें स्ट्रेस के कारण कभी कभी हम खराब कर देते हैं, और पीओ मेंस का पेपर 3.5 घंटे का होता है, तो वहाँ भी थोड़ा वहाँ उतने टाइम तक अपने आप को काम रखना, उसके पहले 1 घंटे आपको बैठना रहता है, उसके बाद तक आपको बैठना रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती, 5-6 घंटा का टोटल हो जाता है, तो उस टाइम तक अपने आप को काम रखना, दिमाग चलते रहने देना कि लास्ट सेक्शन तक आते आते माइंड सही रहे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक सेक्शन खराब हो गया तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्शन टफ आया, कौन सा इजी आया, क्योंकि अगर आपका सेक्शन कोई बहुत ज्यादा आपको टफ लग रहा हो तो हो सकता है वो ऑलरेडी टफ आया हो, तो वहाँ पे सेक्शनल कम जाए और लोग भी वहाँ पे कम स्कोर करें, और बाकी सेक्शन ईजी हो तो वहाँ पे आप
अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कोई भी एक सेक्शन का इम्पैक्ट दूसरे में नहीं पड़ने देना है। अगर एक सेक्शन टफ जा भी रहा है तो आप कोशिश करो कि दूसरे में आप अच्छे नंबर लाओ। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमसे कुछ बन ही नहीं रहा है इसलिए टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम कोई से एक सेक्शन तो ऐसा आता ही है जो थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा रहता है, वहाँ पे सेक्शनल भी कम जाती है और उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कोई एक सेक्शनल आपका नहीं निकला तो वो चेक ही नहीं होता, तो पूरा वेस्ट चला जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी है, अगर कोई सेक्शन हार्ड भी आता है तो वहाँ से एटलीस्ट हम सेक्शनल क्वालिफाई करें और बाकी सेक्शन से अच्छे मार्क गेन करें और किसी का एक सेक्शन का इम्पैक्ट दूसरे पे ना पड़ने दें। पूरा एग्जाम एक्सपीरियंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।